मेरा शौहर रंग साज था और सारी सारी रात कपड़े रंगता रहता। मैंने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब शौहर ने कहा कि तुमने अगर मेरे किसी काम को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं फौरन ही पीछे हट गई, लेकिन इस दिन के बाद से काफ़ी कुछ अजीब होने लगा, क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलती मुझे हर औरत अजीब नज़रों से घूरती। मैं मज़ीद हैरान होती। सब कहते थे कि शौहर जिसके भी कपड़े रंगता है वो औरत को तलाक हो जाती है। मुझे इस बात पर यकीन ही ना था। एक रात मैंने चोरी से अपने कपड़े शौहर के रंगने वाले कपड़ों में रख दिए ताकि देखूं क्या होता है, लेकिन अगले ही लम्हे मुझ पर आफत टूट पड़ी जब मैं सब्जी के थैले उठाए बाजार से घर लौट रही थी। गर्मी की वजह से मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। मैं अपनी गली में दाखिल हुई थी कि मुझे देखकर गली के कोने वाले मकान के दरवाजे पर खड़ी औरत, उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात आ गए, और जैसे ही उसके दरवाजे के मैं करीब पहुंची तो उसने मेरे मुंह पर जोरदार तरीके से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई थी कि भला ऐसा भी क्या हो गया है कि उन्होंने मेरे साथ इस कदर बदतहजीबी का मुजाहरा किया, जबकि मेरा इरादा तो इनके साथ सलाम दुआ करने का था। मैं इस इलाके में नई थी क्योंकि मैं यहाँ शादी होकर आई थी और अभी मेरी शादी को महीना ही हुआ था। मैं ज़्यादा लोगों को जानती न थी और सलाम दुआ के ज़रिए पास पड़ोस से जान पहचान करना चाहती थी। अगले दिन गली के एक घर में महफिल मिलाद की तकरीब मुनक्किद हुई, तो मैंने भी इसमें शिरकत करने के बारे में सोचा था कि मैं गली वालों से मुलाकात कर सकूं, और इसी इरादे से मैं मिलाद की तकरीब में चली गई। वहाँ बैठी एक औरत ने मुझसे पूछा कि तुम रंगसाज शाहिद की बीवी हो ना? मैंने फ़ौरन मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया, तो अचानक ही उनके चेहरे के तासुरात भी बदल गए। वहाँ बैठी औरतों में अजीब सी चहमगोइयाँ शुरू हो गई। वो सब मुझे देखकर आहिस्ता आहिस्ता आपस में कुछ बातें कर रही थी। मुझे उनकी बातों की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन इन सब के चेहरे के तासुरात ने मुझे ये बावर करवा दिया था कि जो भी था वो कुछ अच्छा नहीं था। मेरा दिल अचानक ही महफिल से उचाट हो गया और मैं खामोशी से वापस अपने घर चली आई थी। मोहल्ले वालियों का रवैया मेरे लिए बिल्कुल ही समझ से बाहर था, लेकिन मैं ये बात किससे पूछती? मेरा शौहर एक रंगसाज था और वो सारी रात कपड़े रंगा करता और सारा दिन सोया पड़ा रहता था, और सारे घर के कामकाज मैं खुद ही निपटाया करती थी। मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक रिश्ते वाली के तवस्सुत से की थी। मेरे अब्बा एक गरीब मजदूर थे और हमारे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। गरीबी ने मेरी खूबसूरती भी खा ली थी और मेरे लिए रिश्ते आए ही नहीं थे। मजबूरन अब्बा ने अपनी एक जानने वाली रिश्ते कराने वाली से कहकर मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे बालों में चांदी उतरने लगी थी। मैं 28 बरस की हो रही थी और अभी तक अपने बाप की दहलीज पर बैठी हुई थी। हर लड़की की तरह मैं भी अपने पिया के आंगन में ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन गरीबी ने मेरे तमाम अरमान मार दिए थे। मैंने तो वक्त के साथ साथ ख्वाब देखना भी छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं जान गई थी कि ये ख्वाब हम गरीबों की आंखों में जख्म बनकर चुभते हैं और अमीरों की आंखों की ठंडक बन जाते हैं। रिश्ता कराने वाली ने कई रिश्ते दिखाए और फिर अब्बा को शाहिद का रिश्ता मेरे लिए समझ में आ गया, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी और उसका अपना काम था। सबसे बढ़कर ये कि शाहिद के आगे पीछे कोई नहीं था, वो अकेला रहता था और उसका घर भी ज़ाती था। अब्बा को लगा कि शाहिद से ज़्यादा बेहतर मेरे लिए शायद कोई और नहीं हो सकता, और जैसे ही शाहिद के साथ रिश्ते के लिए बात हुई तो अब्बा को वो बहुत ही पसंद आ गया। शाहिद एक सीधा सादा सा इंसान था। उसने सादगी से ही शादी करने को तरजीह दी और मैं रुखसत होकर उसके आंगन में हमेशा के लिए चली आई। शादी की पहली रात ही शाहिद ने मुझे कह दिया कि वो सारी रात रंगसाजी का काम करता है, इसीलिए मुझे इस बात को समझना होगा। वो मुझे रात को ज़्यादा वक्त नहीं दे सकेगा। मैंने एक अच्छी और फर्माबरदार बीवी की तरह उसकी बात को अपने पल्लू से बांध दिया कि मैं इस बात को लेकर उसे कभी परेशान नहीं करूँगी और ना ही कभी उसके काम में दखल दूंगी। शायद वाकई एक सीधा सादा और कमको इंसान था। वो मुझसे भी बहुत ही कम बात करता, लेकिन वो मेरा ख्याल ज़रूर रखता था। अब्बा के घर में 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, लेकिन शाहिद के घर आने के बाद ये मुश्किल ख़त्म हो गई थी और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। शाहिद के अम्मा अब्बा का बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था और उसके बहन भाई उससे अलग रहते थे।
वो सब शादी करके अपनी जिंदगियों में आबाद थे और उनका शाहिद से कोई नाता नहीं रहा था। मैं अपनी मोहब्बत और खिदमत से शाहिद का दिल जीतना चाहती थी, इसलिए मैंने घर की तमाम जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। शाहिद रात भर रंगसाजी का काम करता और सुबह सुबह ही सो जाता। घर का सौदा सलफ लाने से लेकर बिल भरने तक तमाम काम मैं खुद ही अंजाम देती। मैं चाहती थी कि शाहिद को कभी मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो और इसीलिए मैं इस बात का पूरा ख्याल रखती। पिछले कुछ दिनों से मौसम बदलने की वजह से शाहिद को हल्का हल्का बुखार हो रहा था। वैसे भी वो सारी रात जागकर आंगन में कपड़ों को रंगा करता था। मेरे लाख कहने के बावजूद भी शाहिद अपनी दवा न लाया और इसी तरह बुखार की हालत में काम करता रहा और अगले दिन उसका बुखार बहुत तेज हो गया। अपने शौहर को बीमार देखकर मुझे तकलीफ का एहसास होने लगा, इसलिए जब वो रात को रंगसाजी करने के लिए आंगन में जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि मैं भी उसकी मदद करवा देती हूँ ताकि जल्द से जल्द काम खत्म हो जाए और वो आराम कर सके। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी बात सुनकर शाहिद गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अगर तुमने मेरी किसी भी काम की चीज़ को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। शाहिद के मुंह से तलाक का लफ्ज़ सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह के लफ्ज़ों में भी बात कर सकता है। मैं तो बस शाहिद की मदद करना चाहती थी, लेकिन न जाने उन्होंने मेरी मदद का क्या मतलब निकाल लिया था जो मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी थी। मैं बिना कुछ कहे कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेटकर आंसू बहाने लगी। मेरे लिए लफ्ज़ तलाक किसी गाली से कम न था। शाहिद इतनी छोटी सी बात पर मुझे तलाक देने की बात कर रहे थे। इस बात ने मुझे पूरी तरह डरा दिया था। ऐसा लगता था जैसे मेरे मुस्तकबिल में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं। अगर इतनी छोटी सी बात पर वो मुझे छोड़ने की धमकी दे रहे थे तो अगर कल को मुझसे कोई बड़ी गलती हो जाती तो वो बिना लम्हा लगाए मुझे सच में ही तलाक दे सकते थे। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। हर औरत के लिए उसका शौहर, उसका घर एक ख़ास हैसियत रखता है, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ बेमोल हो गया है। मैं सारी रात तकिए पर लेटी आंसू बहाती रही। शाहिद इतनी बुखार की हालत में भी अपने काम में मगन थे और उन्हें इस बात की ज़रा भी परवाह न थी कि उनके लफ्ज़ों ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। अगले दिन जब मैं दोबारा सौदा लेने के लिए बाजार गई तो वापसी पर मुझे कुछ औरतें देखकर आपस में धीमी धीमी आवाज़ों में बातें करने लगीं। मेरे कानों में शाहिद के नाम की आवाज़ पड़ गई। बहुत दिनों से ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैंने कभी इस बात पर इतना गौर न किया था। अब जब इस औरत के मुंह से मैंने शाहिद का नाम सुना तो मेरे दिल में अजीब सा खटका हुआ। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से औरतें शाहिद के बारे में धीमी धीमी आवाज़ में बातें करती थी और मुझे भी अजीब नज़रों से देखती थी। मुझसे रहा ना गया तो मैंने एक औरत के पास रुक कर पूछ लिया कि मुझे भी बता दो, आखिर मेरे चेहरे में ऐसी कौन सी खराबी है जो मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे पर इतने बुरे असर नुमाया हो जाते हैं। पहले तो वो औरत बड़बड़ा गई, लेकिन फिर कहने लगी कि खराबी तुम में नहीं और ना ही तुम्हारे चेहरे में है, बल्कि मसला तो तुम्हारे शौहर के साथ है। मैंने हैरत से पूछा कि शाहिद ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग हर वक्त उसका नाम लेकर बातें करती रहती हो। शाहिद का मेरे साथ बुरा रवैया एक तरफ था, लेकिन दूसरे लोग इसके बारे में जिस तरह चुपके चुपके बातें करते थे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस औरत ने मुझे जो बात बताई वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगी कि तुम्हारा रंगसाज शौहर जिस औरत के कपड़े रंगता है उस बेचारी की तलाक हो जाती है। जो लोग इस हकीकत से वाकिफ नहीं हैं वही तुम्हारे शौहर को कपड़े रंगने के लिए दे देते हैं। सारा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारे शौहर का हाथ मनहूस है और जिस औरत की चुनरी पर लगता है उसकी चुनरी हमेशा के लिए बेरंग हो जाती है। मैंने इस औरत से गुस्से में कहा कि ये क्या फजूल बात करती हो, ये कैसे मुमकिन है कि मेरा शौहर किसी के कपड़े रंगे और उसकी तलाक हो जाए। मेरे शौहर के काम को किसी की तलाक से क्या वास्ता हो सकता है। वो औरत कहने लगी कि कई किस्से हमने सुन रखे हैं और कुछ की सच्चाई तो मालूम भी की। सच में ही औरतों की तलाक हो गई है। वो तो अपनी बात पूरी करके अपने रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन मुझे बीच भंवर में ही छोड़ गई। मेरे लिए बात बहुत ही अनोखी और हैरान कर देने वाली थी कि मेरे शौहर के कपड़े रंगने से किसी की तलाक भी हो सकती है। मैं खामोशी से घर लौट आई थी। अगर आम हालात होते तो मैं शाहिद से ज़रूर इस बारे में सवाल करती, लेकिन रात वाले वाक़े के बाद मैंने शाहिद की तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली थी। मेरे दिल में बहुत सारे सवालात जन्म ले चुके थे, लेकिन इनका जवाब मुझे शाहिद से मिलने वाला नहीं था।
शाहिद ने तलाक की बात करके हम दोनों के दरमियान एक ऐसी दीवार हायल कर दी थी कि मैं अब उनसे बात करते हुए भी डरने लगी थी। मेरे माँ बाप ने पहले ही बहुत मुश्किल से शाहिद के साथ मेरी शादी की थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से मेरा घर खराब हो, लेकिन पास पड़ोस वालों का रवैया और लोगों की उठती हुई सवालिया नजरें मुझे परेशान कर रही थी। ये बात मेरे लिए किसी अजूबे से कम न थी कि मेरे शौहर के कपड़े रंग में से किसी को तलाक भी हो सकती है। मैं इस बात की तह तक पहुंचना चाहती थी और मैंने उसका एक हल निकाल लिया। शाहिद सारा दिन सोता था और जितने भी कपड़े रंगने के लिए दरवाजे पर आते थे वो सब मैं ही लेकर सेहन में एक कोने पर रखने चली जाती थी। मैंने बड़ी ही होशियारी से रंगने के लिए आए हुए कपड़ों में अपना दुपट्टा भी शामिल कर दिया। शाहिद के पास दुपट्टे ही रंगने के लिए आते थे, इसलिए मैंने भी अपना एक सुर्ख रंग का दुपट्टा इन तमाम दुपट्टों के दरमियान रख दिया। मुझे 1% भी इस बात पर यकीन न था कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है या मेरा शौहर दुपट्टा रंगेगा तो हमारी तलाक होगी। मैंने तमाम दुपट्टों को सेहन में एक कोने पर जमा दिया और वापस कमरे में चली आई। शदीद बुखार के बावजूद भी शाहिद ने काम करना नहीं छोड़ा था और अभी भी रात होते ही शाहिद ने एक मोटा सा कोट पहना और हाथों में दस्ताने चढ़ाकर रंगाई के लिए कमरे से निकल गया। लेकिन उस लम्हे मेरी जान निकल गई जब शाहिद थोड़ी ही देर में लौटकर मेरे कमरे में आया और मेरा दुपट्टा मेरे मुंह पर मार दिया। वो गुस्से में कह रहा था कि तुमने अपना दुपट्टा मेरे काम के कपड़ों में क्यों मिलाया। वो इस कदर शदीद गुस्से में आ गया था कि अगले ही पल उसने मुझे तलाक देने के लिए अपना मुंह खोला था और मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। औरतों की कही बात सच साबित होने जा रही थी और वाकई मुझे तलाक हो जाती अगर मैं शाहिद के मुंह पर हाथ रखकर उसे ना रोकती। मैं बुरी तरह रो रही थी और शाहिद मेरे सामने किसी गजबनाक शेर के मानित खड़ा था। मैंने रोते हुए शाहिद को हर बात सच सच बता दी कि किस तरह औरतें मुझे देखकर मुंह बनाती हैं और मुझसे बात करना गवारा तक नहीं करती। मैं शाहिद के कदमों में बैठी रो रही थी और उनसे दरख्वास्त कर रही थी कि वो मुझे छोड़ने की बात न करें। शाहिद गुस्से में कहने लगा कि अगर तुम्हें सच जानने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम कभी मेरे काम में दखल नहीं दोगी। इसके बाद जो कुछ शाहिद ने मुझे बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शाहिद ने जब से होश संभाला था उसने अपनी माँ को लोगों के मजालिम बर्दाश्त करते देखा था। उसके ददियाल वाले बहुत ही जालिम थे, खासकर उसकी पुप्पो तो उसकी माँ को खुश देख ही नहीं सकती थी। जब भी कभी शाहिद की माँ खुश होती तो इसकी पुप्पो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करती कि शाहिद का बाप उसे मारे बगैर न रहता। घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा तनाव का शिकार हो चुका था। शाहिद के बाप छोटी छोटी बात पर अपनी बीवी को मारने की आदत हो चुकी थी और जो कसर रह जाती वो शाहिद की दादी और पुप्पो मिलकर पूरा कर देती। दरअसल शाहिद की पुप्पो शाहिद के बाप की शादी अपनी नंद से करवाना चाहती थी, लेकिन उसके अब्बा ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। शाहिद की पुप्पो शादी के शुरू में ही ये रिश्ता ख़त्म करवाना चाहती थी, लेकिन फिर शाहिद दुनिया में आ गया तो उनका ये अरमान ही रह गया। लेकिन अपनी भावच के खिलाफ उनके दिल में नफरत कम ना हुई और वो किसी न किसी तरह जिंदगी में जहर घोलती रही। इस जहर ने शाहिद का सारा बचपन ख़त्म कर दिया और वो हर वक्त अपनी माँ बाप को झगड़ते हुए देखने लगा। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि जब एक दिन शाहिद की पुप्पो ने उसकी माँ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने शाहिद की माँ का एक जोड़ा ले जाकर अपने किसी जानने वाले मर्द को दे दिया और उसी के ज़रिए शाहिद की माँ को बदकिरदार साबित कर दिया। शाहिद की माँ ने लाख सफाइयाँ देने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को पाकीज़ा साबित न कर सकी और शाहिद के बाप ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया और शाहिद भी अपनी माँ के साथ दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। शाहिद की माँ ने बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटना शुरू कर दिया। वो शाहिद को साथ लेकर लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करने के लिए चली जाती और सारा दिन दूसरों की गंदगी साफ करके अपना और शाहिद का पेट पालती। शाहिद के दिल में बचपन से ही अपने ददियाल वालों के लिए नफरत भर गई थी, क्योंकि इसने अपनी माँ को बहुत ही कम उम्री से मार खाते देखा था। इसलिए जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके दिल में ये नफरत भी बढ़ती चली गई और उसने ठान लिया कि एक दिन वो इन तमाम लोगों से बदला लेगा जिनकी वजह से वो इसकी माँ ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। वक्त गुजरता रहा और शाहिद ने रंग साजी का काम शुरू कर दिया। इसके ददियाल वाले तो अब इसका चेहरा भी नहीं पहचानते थे, क्योंकि जब उन्हें घर से निकाला गया तो शाहिद सिर्फ 4 साल का था। इसलिए शाहिद इस मोहल्ले में आकर आबाद हो गया जहाँ उसके सारे ददियाल वाले थे। इसकी रंग साजी का काम मशहूर होता गया तो एक दिन उसकी पुप्पो के घर से भी कुछ दुपट्टे रंगने के लिए आए।
वो अपनी पुप्पो को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। उन्हें देखने के बाद बदले की आग ने उसके दिल में दोबारा से एक अलाव दहका दिया, और जब उसे पता चला कि ये दुपट्टे उसकी पुप्पो की शादीशुदा बेटी के हैं, तो उसने जानबूझकर एक दुपट्टे के किनारे पर एक अलहदा रंग का निशान लगा दिया और उसके शौहर का नंबर निकालकर उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी गैर मर्द से मिलती है। तुम्हारी बीवी अपने दुपट्टे के कोने पर एक निशान लगाकर मुलाकात के लिए आती है, जिससे मर्द तुम्हारी बीवी को पहचान लेते हैं। इसने मुझे भी मिलने के लिए बुलाया और मुझसे काफ़ी पैसे वसूल किए, और अब जब मैंने उसे दोबारा मिलना चाहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता दूंगा, तो उसने अपना वो दुपट्टा ही रंगने के लिए दे दिया ताकि कोई सबूत बाकी न बचे। मैंने एक अनजान नंबर से फ़ोन मिलाया और उसके शौहर से बात करने के बाद अपना फ़ोन बंद करके रख दिया। मैं नहीं जानता था कि मेरी इस हरकत का क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन उस वक्त मेरे दिल को बहुत ही सुकून महसूस हुआ। मेरी माँ के साथ जिस कदर ज्यादती की गई थी, मैं इन सब का अजाला चाहता था। मेरी माँ को मरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे दिल में अब भी उनकी यादें जिंदा थीं। मेरी पुप्पो की बेटी का शौहर अगले ही कुछ घंटों में मेरे दरवाजे पर आ गया और कहने लगा कि वो अपनी बीवी का दुपट्टा लेने आया है। मैंने कहा कि वो अभी मैंने रंगा नहीं, तो वो कहने लगा कोई बात नहीं, ऐसे ही मुझे दिखा दो, मुझे कुछ देखना है। मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने दुपट्टे को बहुत अच्छी तरह देखा और उसे वो अजीब सा निशान नजर आ गया। इसके बाद वो खामोशी से चला गया, लेकिन मुझे खबर मिली कि अगले ही दिन पुप्पो की बेटी को तलाक हो गई। मैं नहीं जानता कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे इस बात पर कोई पछतावा नहीं था। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था, उन्हें इसका बदला तो मिलना ही था। मेरी माँ की बर्बादी के बदले उनकी बेटी बर्बाद हो गई थी। कुछ दिन ऐसे ही गए, फिर उसके बाद एक दिन मेरी ताई की बहू का दुपट्टा रंगने के लिए आया और मैंने उसके साथ भी बिल्कुल वही किया। इस बार भी नतीजा कुछ मुख्तलिफ न था। मेरे ताया का बेटा मेरे दरवाजे पर आया और अपनी बीवी का दुपट्टा ऐसे ही लेकर चला गया। इसके बाद कुछ दिनों में उनकी भी तलाक हो गई। बात फैलती चली गई और बातों बातों में मेरी रंगसाजी का जिक्र भी आ गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस किस्से को पेश किया और एक दूसरे को सुनाया, जिसकी वजह से मेरा काम भी बदनाम हो गया। मेरी वजह से सिर्फ 2 ही औरतों को तलाक हुई थी, लेकिन औरतों ने खुद ही ये बात मशहूर कर दी कि जो औरत मुझसे दुपट्टा रंगवाती है उसकी तलाक हो जाती है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी औरतों की तलाक नहीं हुई थी, इसलिए मेरा काम पूरी तरह बंद नहीं हुआ और लोग अब भी मुझ पर भरोसा करते थे। लेकिन मोहल्ले में मैं ज़रूर बदनाम हो गया। अपनी ताई और पुप्पी का घर उजाड़कर मुझे पूरी तरह सुकून आ गया था, क्योंकि इन्हीं 2 औरतों की वजह से मेरी ज़िंदगी भी उजड़ गई थी। मैंने तुम्हें अपने काम को हाथ लगाने से इसलिए मना किया था क्योंकि दुपट्टा रंगने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल किया जाता है और तुम मेरी मदद करने के लिए ऐसा कोई काम न कर बैठो जिससे तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। लेकिन मैं ये बात तुमसे मोहब्बत से ना कह सका। मैंने सारी ज़िंदगी नफ़रतों का बोझ उठाया था और मेरी ज़ुबान से अब मीठे बोल निकलना बहुत ही मुश्किल है। आज भी जब मैंने तमाम दुपट्टों के बीच तुम्हारा दुपट्टा देखा तो मुझे गुस्सा आ गया कि तुमने ना जाने क्यों अपना दुपट्टा भी बीच में डाल दिया है। मुझे लग रहा था कि मोहल्ले वालों ने तुमसे कुछ ना कुछ ज़रूर कहा है, जो तुमने बिना मुझसे सच पूछे ही मुझे यूं आजमाने का फ़ैसला कर लिया। हालात ने मुझे इतना संगदिल बना दिया है कि मैं फ़ौरन ही सख्त फ़ैसला करने लगता हूँ। सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें काम करने के लिए भी इसीलिए मना करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़े। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी माँ को मेहनत मुशक्क़त करते देखा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को भी इसी तरह मेहनत मुशक्क़त करनी पड़े। इसीलिए मैं सख्त बीमारी के बावजूद भी काम नहीं छोड़ता। शाहिद की बातों ने मुझे हैरान करके रख दिया था और लोगों के रवैये का तो मैं क्या ही कहती। शाहिद की वजह से 2 औरतों को तलाक हुई थी और इस बात का मुझे बहुत अफसोस था, लेकिन उनके अंदर ये तलखी ज़माने ने ही भरी थी। मैंने शाहिद से कहा, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपको कैसे पता चला कि ये दुपट्टा मेरा है? मेरी बात सुनकर शाहिद के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगा, ये दुपट्टा दरअसल मेरी माँ का है, जो मैंने शादी के जोड़ों में तुम्हें दिया था, क्योंकि मैं अपनी माँ के जोड़ों को हमेशा अपने इर्द गिर्द देखना चाहता था, ताकि मुझे उनकी कभी याद ना आए और वो हमेशा मुझे अपने आसपास महसूस हों। शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था और तुमने इसीलिए ये दुपट्टा रख दिया। इस दुपट्टे को तो मैं 1000 दुपट्टों के दरमियान भी पहचान सकता हूँ। शाहिद की बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी एक उदास मुस्कुराहट आ गई थी। यकीनन उन्होंने ज़िंदगी में बहुत से दुख देखे थे, इसलिए वो इतना ज़्यादा तलख हो गए थे।
मैंने मोहब्बत से उनका हाथ थामा और उन्हें यकीन दिलाया कि आज के बाद उन्हें कभी अपनी ज़िंदगी में मोहब्बतों की कमी महसूस नहीं होगी, और उनसे वादा लिया कि वो आइंदा तलाक जैसा लफ्ज़ कभी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाएंगे। शाहिद ने मुझसे वादा कर लिया था। कभी कभी कुछ लोगों के रवैये किसी बच्चे या इंसान की पूरी ज़िंदगी पर इस कदर हावी होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी बदले की आग में जलता रहता है। शाहिद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसने अपना इंतकाम ले लिया था और अब उसे किसी से कोई गर्ज न थी, लेकिन लोगों ने तलाक की खबर को इस कदर बढ़ चढ़ कर फैलाया था कि सुनने में ऐसा लगता था कि जैसे हर औरत की ही तलाक हुई हो। हमारे मुआशरे में ये रवाज बहुत ही ज़्यादा आम है कि हम बुरी खबरों को बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, जबकि अच्छी बातों को कहीं दफना देते हैं। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो इसका तज़किरा हर ज़ुबान पर होता है, लेकिन अगर कोई इंसान अच्छा काम करे तो इस हवाले से कोई बात नहीं होती। हमारे घरों से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ बुराई को ही प्रमोट किया जाता है। हमें बुराई को छोड़कर अच्छाई को बढ़ाने की ज़रूरत है।